आज का टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य, जिसकी चर्चा हम लोग पहले वर्ग में भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य पे चर्चा करेंगे फिर से। तो सुनिए आप लोग ध्यान से। सबको आवाज मेरी जा रही है ना? किसी को कोई समस्या हो तो बीच में आप लोग पूछ सकती हैं। तो ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। सुनिएगा अच्छे से। किसी भी राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भाषा शिक्षण का विशेष स्थान एवं महत्व होता है। भाषा के माध्यम से ही छात्र विज्ञान एवं साहित्य के अनेक विषयों का अध्ययन करता है। भाषा के माध्यम से ही न छात्र अनेक विषयों विज्ञान ये सब का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। यदि छात्रों को भाषा पे पूर्ण अधिकार नहीं होगा तो वे इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है ना? इससे निश्चित ही ठीक है, इससे निश्चित ही राष्ट्र की प्रगति बाधित होगी। जब भाषा पे हम लोगों की पकड़ नहीं होगी तो हम लोग ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए भाषा पे पकड़ होना अति आवश्यक है। भाषा हमारे चिंतन का भी प्रमुख आधार है। किसी भी प्रजातंत्र की सफलता उस देश के नागरिकों के चिंतन पर निर्भर करती है और इस चिंतन में मातृभाषा विशेष भूमिका अदा करती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? आप लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही? अच्छा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। समझे? राष्ट्रभाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? भाषा को ही ना। भारतीय गणराज्य के 7 राज्यों में छात्रों की मातृभाषा हिंदी है और अन्य राज्यों में इसका स्थान राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में द्वितीय भाषा का होता है। अन्य किसी भी विषय को पढ़ाने की तुलना में मातृभाषा को पढ़ाना अधिक जटिल कार्य है। हिंदी शिक्षण का विशेष महत्व है। अतः भारत में छात्रों को हिंदी भाषा का शिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर उसका शिक्षण करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्य पहला हुआ, और दूसरा है हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य या
प्राप्त उद्देश्य या लक्ष्य। हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य सुनिए, छात्र को, हेलो, आवाज आ रही है ना? पहला सुनिएगा उद्देश्य, समान उद्देश्य में पहला, छात्र को इस योग्य बनाना कि अपने उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य कला एवं अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके और साथ ही मानसिक सुख, दुखात्मक भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सके। पहला क्या है? छात्र को इस योग्य बनाना कि अपने उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य कला एवं अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके। तो अपने ऐसे उसको अभिनय के द्वारा बच्चा अपना जो कुछ कहना चाह रहा है और उसका आनंद वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति करने और मनोरंजन के लिए पढ़ना, लिखना, सिखाना, गद्य पद में निहित आनंद और चमत्कार से परिचय प्राप्त कराना तथा बालक की स्वाध्यायशीलता के प्रति रुचि उत्पन्न करना मातृभाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है ही, साथ में मनोरंजन करना भी है। उसके लिए पढ़ना, लिखना, सीखना और स्वाध्यायशीलता, खुद से स्वयं से पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना है। तीसरा, क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भावाभिव्यंजन में दक्ष बनाना। चौथा है बालकों में शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना, यानी कि बच्चों में बिना रुके गति, शुद्धता के साथ शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन करना। स्वस्वर में जो वाचन करते हैं उसका अभ्यास कराना हो गया। पांचवा, बालकों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों आदि के कोश में वृद्धि करना। बालकों अधिक किताब पढ़ेंगे, भाषा संबंधित रचनात्मक सृजनात्मक ज्ञान बढ़ेगा, उसमें अधिक शब्द को जानेंगे, वाक्य को जानेंगे, लोकोक्ति पढ़ेंगे, मुहावरा आदि के कोश में वृद्धि होगी। छठा, ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र का निर्माण करना। ज्ञान के क्षेत्र में तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र का निर्माण करना। हम लोग जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उसी माध्यम से न नैतिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसी से न चरित्र का निर्माण होता है। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में जानेंगे, उस हिसाब से अपना ये चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए भाषा पे पकड़ होना बहुत आवश्यक है। सातवां, विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर अपनी उपयुक्त शैली का विकास में सहायता करना। विभिन्न तरह की शैली का परिचय कराकर अपनी उपयुक्त शैली के विकास में सहायता करना है। सातवां हो गया। आठवां, उन्हें साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना। शुरू में उसे छोटे छोटे कहानी, कविता खुद से लिखने बनाने के लिए प्रेरणा देना है, जिससे वे अपने अवकाश के समय के सदुपयोग द्वारा अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत एवं सुखी बना सके। छुट्टी में जैसे छुट्टी मिलती है उसमें अच्छे अच्छे किताब पढ़ेंगे, बहुत सारे कविताएं पढ़ेंगे, उससे अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सुखी बना सकेंगे।
9वां है बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना। 10वां बालकों को, मेरा वीडियो बंद हो गया। हेलो, कब से बंद है? बंद हो गया वीडियो, क्यों? अच्छा चलिए आगे ही पढ़िए। 10वां है सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है लग रहा है। तो ठीक है। अब 10वां सुनिए, बालकों को भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास करना। 10वां है बालकों को अपने भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग करना है। भाव अनुसार कभी बच्चा दुखी रहता है तो दुख का अपना दिखाना है, उसके चेहरे पे भाव। खुशी है तो खुशी जाहिर करना है। स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला, हाथ पांव चलाकर एक्शन के साथ वो कला का अभ्यास कराना है। यह क्या हो गया, ये हमारा समान उद्देश्य थे। अब हम भाषा शिक्षण के विशेष उद्देश्य, भाषा शिक्षण के क्या है, विशेष उद्देश्य पढ़ना है। तो विशेष उद्देश्य को भी कई भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, तीसरा है रचनात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य, चौथा सृजनात्मक उद्देश्य, 5वां अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। समझे? पहला जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है छात्रों को भाषा एवं साहित्यिक कुछ बातों का ज्ञान देना। क्या है ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य? छात्रों को भाषा एवं साहित्य की कुछ बातों का ज्ञान देना। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी जाती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को निम्नांकित बातों की जानकारी दी जाती है। पहला, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। पहले बच्चों को ध्वनि, आवाज जो है उसकी, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। छोटे छोटे शब्द बनाना, छोटे छोटे वाक्य बनाना, इसका ज्ञान देना होता है। दूसरा हो गया उच्च माध्यमिक स्तर पर निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य गीत, गद्य गीत आदि साहित्यिक विधाओं का ज्ञान देना। उच्च माध्यमिक स्तर पे है तो उसमें कहानी लिखना, निबंध लिखना, उपन्यास, ये सब के विधाओं का ज्ञान देना है। तीसरा है सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यवहारिक एवं जीवनगत अनुभूतियों, गाथाओं तथा घटनाओं आदि का ज्ञान देना तथा लेखक की जीवन गाथा, रचनागत विशेषताओं एवं समीक्षा सिद्धांतों का उच्च माध्यमिक स्तर पर ज्ञान देना। इसमें क्या है, कोई कविता कहानी जो लेखक लिखते हैं उसके रचना में क्या विशेषताएं हैं, उस सब पर समीक्षा करना। चौथा है रचना कार्य के मौखिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान देना, जिसमें वार्तालाप, सस्वर वाचन, अंतराक्षी, भाषण, वाद विवाद, संवाद, कहानी, आत्मकथा, पत्र आदि सम्मिलित हैं।
5वां हुआ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना। कहीं कुछ समस्या है? कहीं कोई समस्या है तो बोलिएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्राप्ति के बाद छात्र में व्यवहार परिवर्तन होता है जो कि निम्नलिखित है। एक मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य जब प्राप्त कर लेते हैं बच्चे, उसका ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होते हैं जो निम्नलिखित है। छात्र इन्हें पहचान सकेंगे, वह अशुद्ध रूपों में त्रुटियां को पकड़ सकेंगे। जहाँ कोई गलती है, इस सब ज्ञान होने के बाद जहाँ कोई शब्द में गलती है, वाक्य में गलती है, उस त्रुटियों को तुरंत पकड़ लेगा। वह उससे संबंधित उदाहरण दे सकेगा, वह तुलना कर सकेगा। ये सब ज्ञानात्मक उद्देश्य होने के बाद छात्र में इतना ज्ञान अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे। वह उनका परस्पर संबंध बता सकेगा। ये आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हो गया। अब दूसरा हो गया कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य हिंदी भाषा के कौशलात्मक उद्देश्य छात्रों के विभिन्न कौशलताओं से संबंधित है। विभिन्न कौशलताओं से संबंधित है। बच्चे में जो विभिन्न प्रकार के कौशल है, जितना में सृजनात्मक होता है, जो लिख सकता है, पेंटिंग कर सकता है, बोल सकता है, विभिन्न प्रकार के उसमें कौशल से संबंधित है। दूसरे शब्दों में छात्र जो अपने समस्त संवेदी अंगों का प्रयोग भाषा कौशलों के लिए करता है, तब हम उसे कौशलात्मक उद्देश्य कहते हैं। बालक द्वारा सुनने, देखने, रसास्वादन करने, लिखने और उच्चारण करने संबंधित सभी कार्य इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बच्चे का जो लिखना हुआ, सुनना हुआ, पढ़ना हुआ, जितने कौशल है सब इसके अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी में आने वाले प्रमुख उद्देश्य हैं। पढ़ा हो गया इसका कौशलात्मक उद्देश्य का। छात्रों द्वारा हिंदी भाषा को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना। इसका पहला हो गया कि छात्र हिंदी भाषा में कुछ सुनता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है। दूसरा, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना, और शुद्ध और स्पष्ट वाचन करना है इसका उद्देश्य। तीसरा, गद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। गद्य को पढ़कर, कोई कहानी को पढ़कर अच्छे से उसका अर्थ ग्रहण करना। कुछ भी गद्य में जितने भी आते हैं उसको पढ़कर अच्छे से उसका अर्थ ग्रहण करना। चौथा, बोलकर भाव अभिव्यक्ति करना। कुछ आपके सामने अपने भाव को रखना है, वो बोलने के माध्यम से रख सकता है। पांचवा, लिख कर भाव अभिव्यक्ति करना, लिख कर उसको अभिव्यक्त करता है। हाँ, ये कौशल के उद्देश्य प्राप्त करने के बाद उसमें भी व्यवहार परिवर्तन होता है। ये सब सुनने के बाद, सीखने के बाद बच्चे क्या क्या करने लगेंगे, उनमें क्या क्या व्यवहार परिवर्तन होगा, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से सुनिए। धैर्यपूर्वक सुनने लगेगा वो छात्र। कौन? छात्र धैर्यपूर्वक सुनने लगेंगे। सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, मनोयोग पूर्वक सुनना, ग्रहणशीलता, मन स्थिति बनाए रखना, स्वराघात, बाराघात और स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। इन सब सारी चर्चाएं हम पहले भी वर्ग में कर चुके हैं, इसको अच्छे से समझाया भी है। अब उसके बाद है रचनात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हिंदी शिक्षण दो प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत हिंदी शिक्षण के दो प्रमुख उद्देश्य है। किसमें? रचनात्मक एवं सृजनात्मक उद्देश्य में। पहला है प्रथम हिंदी भाषाओं साहित्य का रसास्वादन करना। पहला है हिंदी भाषा के साहित्य का रसास्वादन करना। दूसरा, हिंदी साहित्य की
सामान्य आलोचना करना। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों का संबंध मुख्य रूप से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से होता है। इसमें जो हिंदी शिक्षण के उद्देश्य का संबंध है किसका, रचनात्मक और इसका संबंध उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से होता है, क्योंकि इसमें दिया है प्रथम हिंदी भाषा के रसास्वाद करना। जब बड़े कक्षा में बच्चा जाता है तब हिंदी भाषा को अच्छे से समझ कर उसमें रस ले लेकर पढ़ता है, तो थोड़ा ऊंचे क्लास में जाने के बाद करता है हिंदी साहित्य की समान आलोचना, कुछ पढ़कर उसका आलोचना करना। तो थोड़ा ये सब तो आलोचनात्मक गुण जो है सो थोड़ा ऊंचे क्लास में जाने के बाद ही पता चलता है। और उसके बाद है सृजनात्मक उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों की साहित्य से संबंधित सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना आता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों की मौलिक सृजनात्मकता का विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए निबंध, कहानी, संवाद, उपन्यास एवं कविताओं छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं को विकास करने का माध्यम बनाया जाता है। सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है, छात्रों में पत्र लिखना, कहानी, संवाद, उपन्यास, इस सब जैसे सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना होता है। अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि छात्रों में उपयुक्त दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जाए। हिंदी शिक्षण के माध्यम से इस संबंध में दो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पहला, भाषा एवं साहित्यों में रुचि। अभिव्यंजनात्मक का उद्देश्य बता रहे हैं, इसका पहला है भाषा एवं साहित्य में रुचि। दूसरा, सद्वृत्तियों का विकास। पहला है भाषा और साहित्य में रुचि, दूसरा सद्वृत्तियों का विकास। भाषा और साहित्य में रुचि लेने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास आवश्यक है। ये साहित्य में रुचि लेने के लिए छात्र में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है, सुनिए क्या है। पहला, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ना। अभी जो सिलेबस है उसके अलावा कुछ अच्छे और भी पुस्तक पढ़ना, तब ना हमारा ज्ञान भंडार, शब्दकोश ये सब बढ़ेगा। इसके लिए दूसरा, अच्छी कविताएं कंठस्थ करना। बड़े बड़े राइटर है या जो आपके अच्छा लग रहा है उस सब कविता को अच्छे से कंठस्थ रूप से याद कीजिएगा, उसको अच्छे से समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना। तीसरा, कक्षा और विद्यालय की पत्रिका में योगदान देना। अगर आपके विद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में किसी तरह का पत्रिका निकलता है, उसमें कहानी, निबंध, जो संवाद जो भी लिखना है उसमें लिखने की योग्यता का विकास करना। चौथा, कक्षा और विद्यालय में होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना। आपके विद्यालय में, वर्ग में जो किसी भी प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे हैं, काव्य पाठ हो रहे हैं, बात विवाद हो रहा है, कोई भी गोष्ठी हो रहा है, साहित्यिक प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें भाग लेना। पांचवा है, विद्यालय से बाहर होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना। इसके अतिरिक्त विद्यालय के बाहर भी होते हैं, कहीं कहीं प्रोग्राम राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, साहित्यिक कार्यक्रम, सेमिनार वगैरह, उस सब में भी भाग लेने के लिए इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। छठा है, साहित्यकारों के चित्र एकत्रित करना। जो साहित्यकार सब है उन लोगों का चित्र एकत्रित करना। उससे क्या होगी, आप उसको अच्छे से पहचानने लगेंगे, उनके नाम से, उनके चरित्र के बारे में समझकर
सब आप अच्छे से जान जाएंगे। इसके लिए उनका चित्र अभी अब जैसे आपकी मैम है तो आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जान रहे हैं। जो अब साहित्यकार को हम नहीं देखे हुए हैं तो उनका चित्र देखेंगे, उनके नाम से वो क्या लिखे हैं, वो क्या संवाद दिए हैं, कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, ये सब उनके चित्र के माध्यम से ही जानेंगे ना, पहचानेंगे ना। आगे 7वां हो गया साहित्यिक महत्व की पत्रिकाएं एकत्रित करना। साहित्यिक बहुत जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ रचना सब, वो सब जो पत्रिका में जो निकलता है, पत्रिकाएं हैं, उस सबको एकत्रित करना है। 8वां क्यों एकत्रित करना? पढ़ने के लिए, वैसे ही सजाने के लिए नहीं, अच्छी अच्छी पुस्तकें सब एकत्रित पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, योग्यता के विकास के लिए। 8वां साहित्यिक महत्व के अनेक चित्र एकत्रित करना। उसी तरह जो साहित्य में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी भी चित्र रहती है, फोटो, उस सबको भी कटिंग करके वैसे भी निकाल कर उसको भी एकत्रित करना है। 9वां अपना एक पुस्तकालय बनाना। ये नहीं बहुत बड़ा पुस्तकालय, जिसको जितना यथासंभव ये होगा, आय व्यय होगा उसी हिसाब से न, आय के हिसाब से ही न बनाएगा। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें, अभी आप लोग BA भी पढ़ रहे हैं, MA भी कर रहे हैं, उसमें भी जो सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, अच्छी अच्छी, वैसे भी छोटे क्लास या बड़े क्लास के बुक को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से रख कर उसको एक पुस्तकालय का रूप दे देना। अच्छे अच्छे किताब पढ़ना, जमा करना, एकत्रित करना। 9वां साहित्यिक संस्थाओं का सदस्य बनना। कोई भी साहित्य से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उसका सदस्य बनने से हमको अच्छी अच्छी बातें सुनने, सब कुछ सीखने को वहाँ पे मिलता है। अब 11वां अपने मित्रों तथा संसर्ग में जाने वाले व्यक्तियों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने का प्रयास करना। मित्र सब के साथ जो जाते हैं, जिसके साथ आप लोग रहते हैं, उसमें ऐसे व्यक्तियों के साथ भी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। उन लोगों के बीच में भी साहित्य की अच्छी अच्छी बातें करके उनमें भी रुचि जागृत कीजिएगा। किसके प्रति? साहित्य के प्रति। सद्वृत्तियों का विकास करने का अर्थ है, यहाँ पे जो दूसरा था उद्देश्य सद्वृत्तियों का विकास, तो सद्वृत्तियों क्या है? तो सद्वृत्तियों का विकास करने का अर्थ छात्रों में आस्था, श्रद्धा, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, सहृदय एवं संवेदनशीलता का विकास करना। यहाँ पर कह रहा है सद्वृत्तियों का विकास करने का अर्थ क्या है? छात्रों में आस्था, श्रद्धा, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, ये सब समझते हैं ना? देश प्रेम, साहित्य प्रेम, साहित्य के प्रति प्रेम, पढ़ने की इच्छा जागृत करना, देश के प्रति प्रेम, समझ रहे हैं ना? मानव प्रेम, संवेदनशीलता का विकास करना। इसके लिए निम्नलिखित योग्यताओं का विकास करना आवश्यक है। देश प्रेम के लिए, साहित्य प्रेम के लिए, इसके लिए निम्नलिखित योग्यता का विकास करना आवश्यक है, जो कि ये भी निम्नलिखित है। कैसे विकास कीजिएगा? तो पहला देखिए, संस्कृति और सौंदर्य में आस्था रखना। हमारे देश की जो संस्कृति है, सौंदर्य है, उसमें आस्था रखना। दूसरा, आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखना। जो आदर्श है, जिसको आप आदर्श मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखना, प्रेम रखना। सामाजिक मान्यताओं में आस्था रखना। सामाजिक मान्यता जो पूजा पाठ, धर्म आदि है, उसमें भी प्रेम तथा मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना। साहित्य प्रेम, जो अभी आपको पुस्तक पढ़ने के लिए बोले हैं, रुचि जगाने के लिए अच्छी अच्छी बुक पढ़िएगा, किताबें पढ़िएगा। देश प्रेम समझ रहे हैं, मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना। 5वां वातावरण के प्रति संवेदनशील और सहृदय होना। वातावरण जो है उसके प्रति भी संवेदनशील और सहृदय होना। 6ठा, सद्वृत्तियों के समस्त विचार रखना। सद्वृत्तियों के से समस्त विचार रखना। जितने भी सद्वृत्ति है वो अपने अंदर उसका विचार रखना। अभी जो सद्वृत्ति में क्या हुआ? संस्कृति और सौंदर्य में आस्था रखना हुआ, आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखना, इस सब अपने अंदर इसका
विचार रखना, तभी आप किसी से प्रेम कर पाएंगे, देश के प्रति हो, मानव के प्रति हो। ये 7वां, सद्वृत्तियों के समस्त क्रियाएं करना। समझ गए? सद्वृत्तियों से समस्त क्रियाएं करना। ये था आज का हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। यहाँ पे कोई आप लोगों की कुछ समस्या भी हुई है? कोई समस्या भी है? अगर है तो बोल। सब सुने हैं ना अच्छे से? कहीं कुछ कटा है, कहीं सुनने में दिक्कत हुई होगी तो बोलिए। स्पष्ट आवाज आया ना? हेलो। तो ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, इस उद्देश्य को, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। अगर कोई समस्या हो तो फिर बोलिएगा। ठीक, तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को, ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर अगले क्लास में हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। ठीक है। और तो कुछ अगर आप क्या? हाँ बोलिए। एक नहीं कर सकते हैं, एक भी नहीं कर सकते हैं ना। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही ना कुछ बोला जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है, सुनिए, अगर आपको कोई समस्या है तो बोलिए। इस टॉपिक में कोई समस्या है सो बोलिए। कहिए। हाँ हाँ बोलिए। तो साहित्य पुस्तक पढ़िएगा, उसमें रुचि रखिएगा। अच्छी अच्छी पुस्तकें अच्छे पढ़िएगा, उसमें रुचि रखिएगा। साहित्य में वही साहित्य प्रेम है ना।